हेलो फ्रेंड्स, आपके एक बार फिर से स्वागत है सक्षम एजुकेशन चैनल पे। इस चैनल के माध्यम से हम प्राइसिंग डिसीजन में क्वेश्चन नंबर 4 तक अच्छी तरह से समझ चुके थे और हमने इससे पहली वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 का को देख लिया था कि क्वेश्चन नंबर 5 की रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद हम उसे फर्दर नहीं कर पाए थे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो इसीलिए इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखेंगे और उसके बाद और क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझा दे रहा हूं दोबारा से कि कहना क्या चाह रहा है या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की सीधी सी रिक्वायरमेंट है कि हमें कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है। और सेलिंग प्राइस जो हमारा आएगा उस सेलिंग प्राइस में हमें 25% अपना प्रॉफिट चाहिए। सेलिंग प्राइस का 25% हमें प्रॉफिट चाहिए। ठीक है। जो कंपनी है उसकी कैपेसिटी है 1,20,000 यूनिट बनाने की एक साल में। उस कंपनी का जो खर्चा आता है पर यूनिट बनाने का वो कुछ इस प्रकार है। मटेरियल का उसे 8 रुपये आता है, लेबर का 8 रुपये आता है, ओवरहेड का 3 रुपये आता है। लेकिन लेबर में एक उनने राइटर दे रखा है कि हमें लेबर को हर महीने 56,000 रुपये तो देने ही देने हैं। मीन्स अगर किसी मंथ लेबर की जो वेजेस आई प्रोडक्शन यूनिट के हिसाब से वो आई सपोज 50,000, तो भी हमें 56,000 तो उसे देने ही देने हैं। जब मिनिमम है कि हमें मिनिमम लेवल को 56,000 देने ही देने हैं। अगर उसकी वेजेस 56,000 से ऊपर निकलती है तो हमें वो देनी होगी, अगर कम निकलती है तो हमें मिनिमम 56,000 देनी है। ठीक है। उसके बाद इसमें बता रखा था फिक्स ओवरहेड, वो होता है 1,68,750 रुपए पर एनम के हिसाब से। उसके बाद इसने कुछ सेमी वेरिएबल ओवरहेड की बात कर रखी है। तो आप अच्छी तरह से जानते हो सेमी वेरिएबल ओवरहेड में कुछ पोर्शन आपका फिक्स कॉस्ट को होता है और बाकी का पोर्शन आपका वेरिएबल कॉस्ट को होता है। ठीक है। कुछ पोर्शन आपका फिक्स कॉस्ट का होता है, बाकी का पोर्शन आपका वेरिएबल कॉस्ट का होता है। तो इसमें जो फिक्स कॉस्ट का पोर्शन होता है वो हमेशा आपका फिक्स रहेगा, भले ही प्रोडक्शन आपका इंक्रीज हो यूनिट वाइज या डिक्रीज हो। अगर आप पहले 100 यूनिट बनाते थे तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट वही रहेगी, अगर आप 200 बनाते हैं तो भी आपकी फिक्स कॉस्ट उतनी ही रहेगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट का मतलब फिक्स होता है। ठीक है। तो जो होता है, लेकिन इसमें कुछ चेंज है इस वाले क्वेश्चन में। इसमें क्या क्या रखा है कि सेमी वेरिएबल ओवरहेड है जो आपके वो 48,000 है पर एनम के हिसाब से, और ये है आपके 60% कैपेसिटी पे। मीन्स जिसकी कैपेसिटी पर एनम की 1,20,000 है, इसका 60% 12×72 मीन्स 72,000 के प्रोडक्शन पे उसे 48,000 सेमी वेरिएबल ओवरहेड आएगा। लेकिन अगर वो अपनी कैपेसिटी 60 से एवअप करता है, अगर वो अपनी कैपेसिटी 60 से एवअप करता है और हर 10% और 10% तक एवअप करता है, मीन 60 से एवअप करता है और 70% तक जाता है कैपेसिटी, 70% तक ले जाता है, तो उसे 6,000 रुपए पर एनम के हिसाब से इंक्रीज होगी इसकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है। ऐसे ही अगर 17 से ऊपर जाता है और 80 तक जाता है, 70 से ऊपर जाता है और 80 तक जाता है, तो 6,000 रुपए होगी। जिसमें क्या रखा है कि 6,000 रुपए पर एनम फॉर इंक्रीज ऑफ एवरी 10% ऑफ द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। 10% तक अगर ऊपर जाता है तो। और इसमें एक और बात क्या रखी है, क्या क्या रखी है देखते हैं। और एनी पार्ट देयर ऑफ फॉर द ईयर एज अ होल, मीन्स अगर उसने 60% से एक भी परसेंट एवअप कर लिया, हल्का सा भी एवअप कर लिया, तो उसे नेक्स्ट 10% की कैपेसिटी के लिए 6,000 रुपए देने ही होंगे। भले ही वो 65% कैपेसिटी यूटिलाइज कर दे तो भी उसकी आपकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आएगी, 48 प्लस 5, वो 48 प्लस 6 54,000 तो भी आएगी उसकी। भले ही वो 70 से नीचे कर रहा है, क्यों आएगी, क्योंकि इसमें जो क्या रखा है और एनी पार्ट देयर ऑफ। ठीक है। और अब इसमें हमें उसका प्रोडक्शन बता रखा है कि कैसे कैसे हमने करा है। तो उसने बता रखा है कि 60% कैपेसिटी हमने यूटिलाइज करी है पहले 2 महीने के लिए। उसके बाद 75% यूटिलाइज करी है हमने 6 मंथ के लिए और 80% करी हमने रिमेनिंग ईयर्स के लिए, रिमेनिंग मंथ के लिए। ठीक है। तो सिंपल सा है, हमें सेलिंग प्राइस लगाना है। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि उसने एक एवरेज
कैपेसिटी कितनी यूटिलाइज करी। तो उसके लिए पहले हमें निकालना होगा नंबर ऑफ यूनिट्स उसने कितनी प्रोड्यूस करी इन अ ईयर। तो सीधे हम वर्किंग नोट पे आते हैं। तो इसकी कैपेसिटी आपको पता है 1,20,000 की थी पर एनम के हिसाब से। अब इसमें बताया कि 60% कैपेसिटी उसने फर्स्ट 2 ईयर के लिए करी। 1,20,000 आपकी 12 महीने के लिए, तो एक महीने के लिए कितनी कैपेसिटी होगी 10,000। ठीक है 10,000 होगी। अब पहले 2 महीने के लिए उसने 60% करी, मीन्स 6,000 पर मंथ उसने बनाए। कितने महीने तक? 2 महीने तक, तो 12,000 यूनिट आ गई 2 महीने में। अब उसने 6 महीने के लिए करी है, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए 75% कैपेसिटी यूटिलाइज करी है। तो 6 इंटू 7500 आ गया, तो उससे आ गई 45,000। ऐसी रिमेनिंग के लिए उसने 80% यूटिलाइज करी, तो 80% कितनी हो गई 8,000। रिमेनिंग मंथ कितने बचे 4। कैसे? 2 मंथ पहले हो गए, 6 मंथ बाद में हो गए, 8 मंथ 12 महीने होते हैं, माइनस कर दो 12 माइनस 7 इक्वल टू 4। तो इसकी आ गई रिमेनिंग 4 मंथ की। तो फुल्ली हमारी कैपेसिटी आ गई कि हमने पूरी साल में 89,000 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस करी। ये हमने 89,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी है। ठीक है जी आ गया। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि हमने कितनी कैपेसिटी का हमने वो करा यूटिलाइजेशन। तो वो कैसे लगाएंगे 89,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000, तो आ गई 74.16% हमने कैपेसिटी यूटिलाइज करी। ठीक है आप समझना 74.16% हमने कैपेसिटी यूटिलाइज करी। तो मीन्स अब आपको पता चल गया कि जो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितने परसेंट तक की लगेगी? वो लगेगी 80% की। क्यों? क्योंकि 70 से तो ऊपर है और 80 के नीचे है, और इसमें क्या रखा है भले ही हमारा 10% से नीचे है तो भी हमारी फुल 10% कॉस्ट लगेगी सेमी वेरिएबल। तो 60% पर कितनी दे रखी 48,000, तो 70 पर कितनी होगी 6,000 और ऐड कर दो तो 54,000। लेकिन हमें देखनी कितनी 80% पे। क्यों? क्योंकि हमने कैपेसिटी यूटिलाइज कितनी करी है 74.17%। तो मीन्स 80% वाले में आएंगे तो प्लस 6,000 और कर दो, तो 48 प्लस 6 इक्वल टू 60,000 हमने निकाल ली अपनी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वही इसने देखा है। अब हमें क्या बताना था सेलिंग प्राइस, सिंपल सा है। मटेरियल कॉस्ट हम निकाल लेंगे, यूनिट हमारे पास नीचे आ गई। हमने वर्किंग नोट में देख ली थी कि हमने अपनी एक साल में कितनी यूनिट प्रोड्यूस करी, वो हम निकाल चुके थे। मटेरियल कॉस्ट दे रखी थी 8 रुपए के हिसाब से, तो 7,12,000 आ गया आपका। लेबर कॉस्ट आपकी दे रखी है, लेबर कॉस्ट में अब आपका एक लफड़ा था काएगा 56,000 का। लेबर कॉस्ट में आपका 56,000 का था लफड़ा। अगर वो नहीं होता तो हम इसमें भी सीधा सीधा करते नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इनटू रेट पर यूनिट के हिसाब से। लेकिन इसमें लफड़ा है कि मिनिमम वेजेस हमें देनी है कितनी 56,000। तो इसमें दे रखा है देखो मिनिमम वेजेस हमें देनी है 56,000। तो मीन्स हम एक इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लेंगे कि कैसे कि 56,000 हमारे रुपए देने हैं और एक यूनिट पर लेबर कितनी निकलती है 8, मीन्स 7,000 यूनिट से हमने कम बनाई तो हमें 56,000 देने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कम बनाएंगे तो कम वेजेस लगेंगी, लेकिन हमें मिनिमम कितनी देनी है 56,000। तो एक जो आपका 56,000 से हमने ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लिया 7,000, मीन्स 7,000 तक अगर हमारी यूनिट प्रोड्यूस हुई पर मंथ तो हम देंगे 56,000। अगर उससे ज्यादा प्रोड्यूस हुई तो हम देंगे जितनी एक्चुअल में वैधती है उतनी। तो इसलिए लेबर के हम सीधे अपने उस पे आते हैं कैलकुलेशन पे। लेबर के कैलकुलेशन पे हमने देख लिया था कि 7,000 यूनिट मिनिमम चाहिए। अगर 7,000 यूनिट तक हम प्रोड्यूस करते हैं तो 56,000, उसके बाद हम एक्चुअल में। तो हमने जो पहले 2 महीने पे 6,000 यूनिट प्रोड्यूस करी, मीन्स 7,000 से कम है, 7,000 से कम यूनिट प्रोड्यूस करी, मीन्स इसमें इन 2 महीने के लिए हम क्या देंगे 56,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से पेमेंट करेंगे। लेकिन अब जो आगे 7500 मीन्स 7,000 से ऊपर है, तो इसमें एक्चुअल में जितनी वेजेस बनती है वो देंगे। ऐसी जो 8,000 ये भी 7,000 से ऊपर है, तो इसमें भी हम जो एक्चुअल में बनती है वो देंगे। तो वही इनने कैलकुलेशन दे रखी है
ठीक है, अगर हम पहले 2 महीने की देखें तो 12,000 हमारी यूनिट बनी 2 महीने में, और 8 रुपए के हिसाब से हमारे बैठता कितने 96,000। 8 रुपए के हिसाब से हमारी बेजेस एक्चुअल में बैठती कितनी 96,000, लेकिन हमें मिनिमम कितनी देनी थी 56,000 के हिसाब से 2 महीने के लिए, कितनी 1,12,000। इसलिए इन 2 महीने के लिए हम लेबर कॉस्ट क्या लेंगे 1,12,000। अब उसके बाद के लिए जितने भी महीने के लिए क्या है ब्रेक इवन पॉइंट से एबव हमने प्रोडक्शन करा है, मींस जितनी हमारी एक्चुअल कॉस्ट आई होगी लेबर की वो देंगे, तो वही हमने ले लिया। नेक्स्ट 6 महीने मंथ के लिए हमने 45,000 यूनिट बनाई थी, उसके नेक्स्ट 4 मंथ के लिए हमने 32,000 यूनिट बनाई थी। तो इन दोनों का 8 से इंटू कर दिया तो दोनों की आ गई 3,60,000 और 2,56,000। तो इन तीनों को हमने ऐड करा 1,12,000 प्लस 3,07,000 प्लस 2,56,000, तो हमारी लेबर कॉस्ट आ गई 7,28,000। यही हम ऊपर ले जाकर रख दी हमने कॉस्ट शीट में अपनी, लेबर कॉस्ट 7,28,000। उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड रखे थे 3 रुपए के हिसाब से, वो हमने ये ले लिया। वेरिएबल ओवरहेड आ गई। सेमी वेरिएबल कॉस्ट ओवरहेड मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो वो 60,000 आ गई। और कैसे आए हम अभी और देख लेंगे एक और बार वर्किंग नोट में। फिक्स ओवरहेड आपके दे रखे थे 1,68,750, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट, ये आपकी आ गई टोटल कॉस्ट। अब हमें बताना था सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बताना था, लेकिन उसमें क्या क्या रखा था, सेलिंग प्राइस जो आपका आएगा वो 25% प्रॉफिट के बाद आएगा, 25% का आएगा सेलिंग प्राइस का। इसलिए अगर हम उसे कन्वर्ट करें कॉस्ट में तो वो पोर्शन आपका कितना बचता है 33.33%। अगर हम प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे लेंगे तो 25% आएगा, और अगर हम इसी को सेलिंग प्राइस पर ना लेके कॉस्ट पे निकालें तो 33.33% आता है, जो आप भली बात ही जानते हैं, या भली बात ही जानते हैं। ठीक है, तो अगर हमने इसे और ऐड कर लिया, इतना कर लिया, तो प्रॉफिट आपकी जी आ गई 6,45,250। तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गया कि हमने टोटल सेल इतना करा। अगर हम इसमें नंबर ऑफ यूनिट का डिवाइड कर दे तो आपकी जी आ गई 29 रुपए पर यूनिट के हिसाब से सेलिंग प्राइस, और यही हमें बताना था। ठीक है, यही हमें बताना था। या तो आप जो सीधा कॉस्ट का 33.33% करके प्रॉफिट निकाल सकते हो, या दूसरा तरीका कर लो। क्या, सपोज करो 100 रुपए सेलिंग प्राइस है, हमें 25 रुपए का वो चाहिए था परसेंट सेलिंग प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस का 25% हमें प्रॉफिट चाहिए था। अगर हम इसमें से 100 में से 25 माइनस करते हैं 25%, तो 75 रुपए की आपकी कॉस्ट पड़ी, 75 रुपए की कॉस्ट पड़ी। हमारी एक्चुअल में कॉस्ट कितनी 19,35,750 डिवाइडेड बाई अगर हम 75 करते हैं और इंटू 100 करते हैं तो हमारी एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ जाएगी 25,81,000। भाई हमारी ये आ गई। ठीक है, अब हमने सेमी वेरिएबल का वैसे देख लिया था, हम दोबारा देख ले रहे वर्किंग नोट पे। क्या कह रहे हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड आपकी 60% की कैपेसिटी पे कितना था 48,000। ठीक है, हमारी एक्चुअल कैपेसिटी कितनी है 74.16, जो हमने निकाल के देख चुकी थी कैसे 89,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000। ठीक है, अब एक्सिस हमारी कैपेसिटी कितनी आई 74.16, हमने एक्सिस कैपेसिटी यूटिलाइज करी, एक्सिस कैपेसिटी यूटिलाइज करी किसके एवज में, जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की कैपेसिटी उसके एवज में। तो उसमें क्या रखा था, अगर आपने भाई जो हमारी सेमी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी वो 10% के रेशियो में होगा, इसलिए हमें 20% की कैपेसिटी लेनी होगी, तो वो कितने से 6,000 रुपए पर 10% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे था। इसलिए 20 के लिए कितनी आ गई 12,000, 48 प्लस 12 60,000, भाई हमने ऊपर लिया। तो ये आपको हो गया। अब हम आते हैं 6 क्वेश्चन पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका किस हिसाब से दे रखा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट प्राइसिंग, ये हमें एवरेज रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। प्राइसिंग हमें कैलकुलेट करनी है अपनी रिटर्न बेसिस के हिसाब से, जो हमने ऊपर पढ़ चुका था पहली क्लास में। ठीक है, तो आपका क्या कह रहा है क्वेश्चन था, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 80,000 यूनिट पर एनम ऑफ प्रोडक्ट क्यू आर। इसने हमें बता दिया कि हमारी कैपेसिटी कितनी 80,000 यूनिट की प्रोडक्ट क्यू की। ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या दे रखी है, मटेरियल आपकी 4,80,000, वेरिएबल ओवरहेड 3,20,000, लेबर 1,60,000, फिक्स ओवरहेड आपकी 5 लाख। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है, द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ अ कैपिटल एम्प्लॉय इज 12 लाख।
इस सब चीज को मीन्स हमारे प्रोडक्ट क्यू को बनाने के लिए हमें 12 लाख की फिक्स कैपिटल चाहिए एंड वेयरिंग पोर्शन इज 50% ऑफ द सेल टर्नओवर। और हमें क्या चाहिए, एक तो हो गया जो फिक्स पोर्शन, हमें फिक्स कैपिटल चाहिए 12 लाख की, हमें इसमें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। वेयरिंग पोर्शन का मतलब वही वर्किंग कैपिटल, हमारी वर्किंग कैपिटल भी चाहिए, लेकिन वो कितनी होगी उसके लिए बता रखा है वेयरिंग पोर्शन इज 50% ऑफ सेल टर्नओवर। उसने बता रखा है हमारी जो वर्किंग कैपिटल होगी वो टर्नओवर का 50% होगी। फिक्स का पोर्शन दे रखा है, हमारे पास वेरिएबल का नहीं है, वर्किंग कैपिटल का नहीं है, तो उसके लिए उसने क्या रखा है कि हमें कैसे कैलकुलेट करना है, वो करना है जितना भी हमारा टोटल टर्नओवर होगा उसका 50% हमारी वर्किंग कैपिटल है। ठीक है, अब इसके बाद इसने कहा है डिटरमाइन द सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस बताना है पर यूनिट। हमें क्या बताना है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताना है टू अर्न अ रिटर्न ऑफ 12% नेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। इसमें ये कह रहा है कि हमें सेलिंग प्राइस बताना है, कैसे बताना है, हमें उस तरीके से बताना है जिससे हमें अपनी जितनी भी हमने कैपिटल एम्प्लॉय की है, मीन्स कौन सी फिक्स प्लस वर्किंग कैपिटल एम्प्लॉय, उस पर 12% का हमें प्रॉफिट मिले। और जो 12% क्या है, नेट ऑन कैपिटल एम्प्लॉय कब आए, मीन्स जो 12% हमारा आफ्टर टैक्स है, मीन्स हमें नेट अपना सब टैक्स वगैरह देने के बाद 12% हमें चाहिए अपनी प्रॉफिट ऑन अ कैपिटल। मीन्स पहले इस आफ्टर टैक्स को हम बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करें, आफ्टर टैक्स को या हम बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करें तो हमें पता चल जाएगा कि हमें एक बिफोर टैक्स प्रॉफिट कितनी आएगी, तो वही कैलकुलेट करें। 12% आपका कितना परसेंट हो गया, 60%, क्यों 40% तो आपका वो चले गया, 40% आपका टैक्स चले गया, तो 12 डिवाइडेड बाई 0.6, 60% कह लो, तो 20% की हमें ग्रॉस रिटर्न चाहिए, 20% का हमें ग्रॉस रिटर्न चाहिए। तो ग्रॉस रिटर्न आपका कैसे आएगा, वो ऐसा आएगा, वो कैसा आएगा, वो आएगा हमारे कैपिटल एम्प्लॉयड पे। कैपिटल एम्प्लॉयड में हमें एक पोर्शन तो पता है कि हाँ हमारा फिक्स पोर्शन जो है वो 12 लाख का है, लेकिन हमें दूसरा वाला नहीं पता कि वर्किंग कैपिटल क्या है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है, वही उन्होंने कैलकुलेट करी है। इसने कहा था कि वर्किंग कैपिटल आपकी 50% ऑफ सेल होगा, 80,000 यूनिट हमें सेल प्राइस कैलकुलेट करना है, तो हमने मान लिया कि ये हमारा सेल प्राइस है, ये हमारा सेल प्राइस है, तो 80,000 के हो गया, ये आपकी टोटल सेल होगी। अब ये हमारी बराबर कितनी किसकी होगी, 80,000 की सेल जो है, 80,000 यूनिट की सेल, 80,000 के आपके किसके बराबर होगा, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के, जब तो आपका सेल आएगी। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, तो वही इसने लॉजिक लगा रखा है। टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आई, टोटल कॉस्ट आपकी दे रखी है 4,80,000 प्लस 3,20,000 प्लस 1,07,000 प्लस 5 लाख, आपकी 14,07,000 की आपकी टोटल कॉस्ट आ गई। तो टोटल कॉस्ट ये आ गई। प्रॉफिट का पोर्शन है उसने दे रखा था कि हमें 20% की प्रॉफिट चाहिए, काय पे, एक तो फिक्स कैपिटल पे 12 लाख रुपए दे रखी थी, और प्लस वर्किंग कैपिटल, प्लस वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसा कैलकुलेट करनी है वो उसने ऊपर दे रखी थी, वो उसने बता रखी थी 50% ऑफ सेल, वो हमने जे ले ली। तो इसे हमने सॉल्व करा तो 80,000 के इक्वल टू कितना आ गया, 14,07,000 प्लस ये 12 लाख का हमने 20% कर लिया तो 2,40,000 प्लस 80,000 का हमने आधा, 80,000 का 50% आपका कितना होगी, 40,000, 40,000 और 40,000 का 20%, 8,000 के आ गया आपका। ठीक है, अब हमने इसे और सॉल्व करा और सिंपल करा तो 72,000 के इक्वल टू 70 लाख, तो के इक्वल टू हमारा आ गया कितना, 23.61। और हमें बताना क्या था क्वेश्चन में, के का मतलब क्या था, सेलिंग प्राइस ही तो हमें बताना था, इसलिए हमने सीधा सीधा ये आपका सेलिंग प्राइस आ गया 23.61 रुपए पर यूनिट के हिसाब से हमारा सेलिंग प्राइस होना चाहिए। अगर हमारे इतना सेलिंग प्राइस होगा जब जाके हमें नेट 12% की रिटर्न मिलेगा, नेट 12% का प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7।
क्या कह रहा है, अ कंपनी प्रोड्यूस अ सिंगल प्रोडक्ट, एक कंपनी है वो सिंगल प्रोडक्ट बनाती है जिसका नाम है इम्पैक्स, उस प्रोडक्ट का नाम है इम्पैक्स, ठीक है। फॉर एन एनुअल सेल ऑफ 40,000 यूनिट ऑफ इम्पैक्स, अब जो बता रहे हैं कि 40,000 यूनिट हमारी उसकी सेल है, मीन्स प्रोडक्शन और सेल हमें पता चल गई कि 40,000 यूनिट की है, ठीक है। 40,000 यूनिट की हमें पता चल गई कि प्रोडक्शन और सेल है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो क्या रखा है, इसमें क्या बता रहा है जी, इसमें जो बता रहे हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड आपका जो है, इसमें जो बता रहे हैं फिक्स्ड ओवरहेड आपका कितना है, 5,50,000 का। 40,000 यूनिट हमें बनाने के लिए 5,50,000 हमें फिक्स ओवरहेड लगेंगे। उसके बाद क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो पर यूनिट है आपकी 60 रुपीज, जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी पर यूनिट कितनी है, 60 रुपीज। कैपिटल एम्प्लॉयड इन फिक्स असेट्स आपकी इसने बता रखी है 8 लाख रुपए, मीन्स इसने जो बता रखी है कि हमारी फिक्स कैपिटल कितनी 8 लाख रुपए की, और इन करेंट असेट्स इसने बता रखी है, और इन करेंट असेट्स बता रखी है कितनी, इज 50% ऑफ नेट सेल, वही नेट सेल, मीन्स इसने फिक्स कैपिटल बता रखी है 8 लाख की, और हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है तो वो कितने की 50% ऑफ नेट सेल, तो नेट सेल का मतलब सब जानते हैं सेल माइनस डिस्काउंट, ठीक है। द कंपनी सेल the company sells goods at 20% discount on the MRP, ठीक है, मीन्स इसने बता दिया कि हम 20% का डिस्काउंट देते हैं, which is X पर यूनिट, इसने MRP बता दी कि हमारी X रुपए है। The company want to earn a return of 25% before tax on capital employed in fixed and current assets, और कैलकुलेट हमें क्या करना है, वैल्यू ऑफ X, तो वही जैसा हम ऊपर कर चुके थे सेम क्वेश्चन है। तो नेट सेलिंग प्राइस आपका आ गया 0.80x, नेट सेलिंग प्राइस आपका आ गया 0.80x, क्योंकि 20% का हम डिस्काउंट दे रहे थे, तो 0.80x ये आपका आ गया, और वही सब चीजें लेंगे हम। वेरिएबल कॉस्ट हमें पता ही है कि 60 पर यूनिट के हिसाब से 40,000 यूनिट बनाएंगे, वेरिएबल कॉस्ट आपकी जी आ गई 24 लाख, फिक्स कॉस्ट आपकी दे रखी है 5,50,000 ऊपर, ठीक है 5,50,000, तो ओवरऑल आपकी कॉस्ट आ गई 29,50,000 की हमें ओवरऑल कॉस्ट है। अब इसमें हम प्रॉफिट पोर्शन ऐड करें, इसमें हम प्रॉफिट पोर्शन ऐड करें, तो प्रॉफिट पोर्शन हमें पता है कि फिक्स पे हमें कितना चाहिए 25%, जो ऊपर दे रखा था, ये हमने रखा था ना कि 25% हमें बिफोर टैक्स चाहिए, तो 8 लाख का हमने 25% कर लिया, क्योंकि फिक्स का हमें अमाउंट तो पता है ना फिक्स असेट्स का, तो उसका 25% कर लिया, तो मीन्स आपका आ गया 2 लाख, 2 लाख हमें ये आ गया। अब हमें करेंट एसेट्स पे चाहिए था 25%, करेंट एसेट्स के अमाउंट तो नहीं पता, लेकिन हाँ निकाल तो सकते हैं। कैसे निकालेंगे, 40,000 यूनिट सेल हुई, नेट सेल प्राइस 0.80x था, इसका 50% हमारा करेंट एसेट्स है, ठीक है, तो इंटू 0.5 कर दिया, और उस पर हमें 25% चाहिए, उस पर हमें 25% चाहिए, ठीक है। तो इस पूरे इस पूरी कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद जो आपका आ गया 4,000x, ठीक है, जी आपका 4,000x आ गया। वो कैसे आया, वो सीधा सीधा आया, कैलकुलेशन सॉल्व कर लो, 40,000 का 50% और इसका 80%, क्योंकि पॉइंट आधी तो वो है आपकी, और उसका भी 25%, क्योंकि 25% हमें रिटर्न चाहिए थी, वो 4,000x आ गया ऐसे, ठीक है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी कितनी आ गई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें चाहिए थी 2 लाख प्लस 4,000x, वो इन दोनों पे आ गई, फिक्स्ड और करंट एसेट्स पे। टोटल सेल आपकी होगी 80% का 40,000 का, 0.8x इंटू 40,000, तो 32,000x की आपकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई, वो टोटल सेल आ गई। और सिंपल सा वही टोटल सेल इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो टोटल कॉस्ट आप निकाल चुके हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल चुके हो। इसे सॉल्व कर लो जैसे हमने ऊपर सॉल्व किया था, तो उस हिसाब से आपकी
सेल प्राइस आ गई कितनी, नेट सेल प्राइस आपकी आ गई, वो सेल प्राइस आई जो नेट सेल का आई, ये सेल प्राइस आ गई क्योंकि एक्स आपका क्या था सेलिंग प्राइस, तो ये आपकी आ गई 112.50 रुपए। ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या कह रहा है, एक्सेल लिमिटेड स्पेशलाइज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रिंटर। एक्सेल लिमिटेड है आपकी है, तो वो प्रिंटर बनाने में माहिर है। They have recently developed a technology to design a new printer. इनने एक नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करा है जिससे वो एक नया प्रिंटर बना पाएंगे, अच्छा प्रिंटर बना पाएंगे। ठीक है, दे आर क्विक कॉन्फिडेंट of selling all of 4,000 unit that they would be make in a year। ये बता रहा है कि हमारी एक साल में 4,000 यूनिट उस प्रिंटर की, वो नए वाले प्रिंटर की हम आराम से सेल आउट कर सकते हैं। ठीक है, द कंपनी इक्विपमेंट, द कैपिटल इक्विपमेंट दैट वुड बी रिक्वायर बिल कॉस्ट 12,50,000। इसके लिए हमें कैपिटल इक्विपमेंट चाहिए। कैपिटल इक्विपमेंट का मतलब वही फिक्स एसेट्स चाहिए, कितने की, 12,50,000 की। ठीक है, 12,50,000 की आपकी क्या आ गई, कैपिटल इक्विपमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, इट विल हैव एन इकोनॉमिक लाइफ। ये बता रहा है जो हमने 12,50,000 का मशीन लगाई, 12,50,000 की जो हमने मशीन लगाई, उसकी 4 साल की लाइफ है और उसकी कोई आपकी टर्मिनल साल्वेज वैल्यू नहीं है। मींस 12,50,000 आपके नील साल्वेज वैल्यू रखती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग ईच ऑफ द फर्स्ट 4 ईयर प्रमोशनल एक्सपेंसेस एंड प्लांट एज अंडर, प्रमोशनल एक्सपेंसेस आर प्लांट एज अंडर। अब इसने बताया है कि इन 4 साल में हमारे कुछ ऐसे ऐसे खर्च होंगे जैसे एडवर्टाइजमेंट और अदर एक्सपेंसेस, 50,000, 50,000, 30,000 और 15,000 और 25,000, 25,000, 45,000 और 60,000। तो आप इन दोनों को ऐड करो पर ईयर के हिसाब से, तो जो चारों ही ईयर में 75,000 आपके बैठते हैं, चारों ही ईयर में जाके 75,000 बैठते हैं। ठीक है, अब आगे आओ, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग द यूनिट वुड बी 125 रुपए पर यूनिट। इसने बता रखा है जो प्रिंटर है उसे बनाने की कॉस्ट आपकी कितनी आएगी, वेरिएबल 125 रुपए पर यूनिट के हिसाब से। अब क्या है कि ये इसमें एडिशनल फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड बिकॉज ऑफ दिस न्यू प्रोडक्ट आर बजटेड एट 37,500। मीन्स ये बता रहे हैं हमारा न्यू प्रोडक्ट लाने की वजह से हमें एडिशनल फिक्स कॉस्ट आ गई 37,500 रुपए पर ईयर। ठीक है, द कंपनीज प्रॉफिट गोल्स कॉल फॉर अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न of 15% after tax on investment on new product। कंपनी की अब इसमें ये बताया जो कंपनी की पॉलिसी है वो ये पॉलिसी है कि उन्हें 15% की नेट प्रॉफिट चाहिए नए प्रोडक्ट पे। जो हमने जो नया अपने वो निकाला है, लगाया है प्रिंटर, नया हमने जो प्रोडक्शन कराया है प्रिंटर का, उस पे हमें 15% की रिटर्न चाहिए आफ्टर टैक्स। ठीक है, तो इनकम टैक्स रेट ऑन एन एवरेज वर्क आउट टू 30%। अब इसने जो बता रखा है कि इनकम टैक्स रेट जो है वो आपकी 30% है। You can assume that the straight line method of depreciation will be used for tax and reporting। अब जो हमें बताया है जो हमें depreciation का मेथड यूज करना है, वो हमें क्या करना है, वो हमें करना है SLM का। ठीक है, present value of annuity of 1 rupees received or paid in a steady stream throughout 4 years is in the फ्यूचर एट 15% पे आपकी कितनी है 2.854। मीन्स अगर हम 1 रुपया 4 साल तक देते रहे, पहले साल 1 रुपया दें, दूसरे साल 1 रुपया दें, तीसरे साल 1 रुपया दें और चौथे साल 1 रुपया दें। ठीक है, तो उसकी जो आपकी फ्यूचर वैल्यू है इन 4 साल की जो फ्यूचर वैल्यू आपकी आएगी उस 1 रुपए की,
अगर हमने पहले साल में अगर 1 रुपया दिया है तो उसकी चौथे साल में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 2 रुपये 854 पैसे। ठीक है, 2 रुपये 854 पैसे। ठीक है, अब आगे क्या कहेंगे हमसे, वर्क आउट एन इनिशियल सेलिंग प्राइस per unit of a product that may be fixed for obtaining the desired rate of return on investment। अब जो हमें बता रहा है कि हमें सेलिंग प्राइस बताओ, कैलकुलेट कर दे, जिससे कि हम अपना जो 15% आफ्टर टैक्स है वो हम कमा सकें, तो आपने एसएफएम में इजीली आपने एसएफएम में कैलकुलेट कर चुके हैं, आप एसएफएम में देख चुके हैं कि आपकी जो भी इनिशियल कॉस्ट आती है उस अगर हम उसे डिस्काउंट करें, डेप्रिसिएशन को हम डिस्काउंट करें मशीन को, तो उसकी आपकी फ्यूचर वैल्यू उतनी आएगी जो उसकी इनिशियल कॉस्ट थी। अगर हम डेप्रिसिएशन को डिस्काउंटेड करें 15% पे, तो इसकी वैल्यू आपकी उतनी आएगी जितनी की आपकी उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी, फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, तो वही उसने बता रखा है, उसी बेसिस पे हम करेंगे कि हमने माना कि सेलिंग प्राइस आपका क्या है, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है और हम 4000 यूनिट बनाते थे, आपको ऊपर दे रखा था। तो कैसे सॉल्व होगा, तो देखिए इन 4000 यूनिट को बनाने के लिए हमें क्या क्या कॉस्ट आएगी। एक तो 4000 पे 125 रुपए से कॉस्ट आएगी वेरिएबल 5 लाख की, इसमें दूसरी आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी 75,000 की, दूसरी आपकी फिक्स कॉस्ट आएगी 75,000 की, जो ऊपर दे रखी थी टेबल में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर एक्सपेंसेस वाले। उसके बाद आपकी एडिशनल फिक्स कॉस्ट आएगी 37,500 की, जो ऊपर दे रखी थी। तो टोटल कॉस्ट आ गई आपकी 6,12,500 की। 6,12,500 के अलावा एक और कॉस्ट आएगी आपकी, वो आएगी डेप्रिसिएशन की कॉस्ट, क्योंकि प्रॉफिट कैलकुलेट करते में हम डेप्रिसिएशन भी तो लेस करते हैं, प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं हम डेप्रिसिएशन भी तो लेस करते हैं। तो उसने बता रखा था 12,50,000 के हमारे इन्वेस्टमेंट 4 साल तक चलेगा, तो पर ईयर के हिसाब से हमारा डेप्रिसिएशन कितना आ गया 3,12,500। तो टोटल कॉस्ट आपकी जो आई प्रोडक्शन की 6,12,500 प्लस 3,12,500 आ गई। अब हमें प्रॉफिट जो निकालनी है तो वो हम कैसे निकालेंगे, 4,000 यूनिट हमने सेल करी टी के हिसाब से, इसमें से लेस कर देंगे टोटल कॉस्ट, तो प्रॉफिट आपकी कितनी आ गई 4,000 के माइनस 9,25,000। ठीक है, 9,25,000 आप समझ ही गए होंगे, टोटल कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन वाला। अब इस पे हम ये प्रॉफिट आ गई, इस पे हमें टैक्स पे करना था, कितने से 30% के हिसाब से, तो वो 30% में हमारा कितना आया 1,00,000 वो 1,200 के माइनस 2,77,500, 4,000 के माइनस 9,25,000 का 30% कितना आया 1,200 के माइनस 2,77,500। अब जो आपका सेल की वजह से जो टोटल कैश आया, सेल की वजह से जो टोटल कैश आया वो ये प्रॉफिट भी जो टैक्स हमने पे करा वो भी कम करेगा, जो कैश आया वो टैक्स के अमाउंट से कम हो जाएगा। तो हमने देखा कि टोटल कैश आउटफ्लो हमारा कितना रहा, टोटल कैश आउटफ्लो हमारा कितना रहा, एक तो 6,12,500 जो कि एक्चुअल में कॉस्ट थी विदाउट डेप्रिसिएशन बोल रही, और प्लस इसमें रहा जो हमने टैक्स पे करा, वो भी तो हमारा टोटल आउटफ्लो कैश आउटफ्लो होगा, वो भी तो कैश आउटफ्लो हुआ, तो टोटल कैश आउटफ्लो में हम वो भी ऐड करेंगे, तो 2 पोर्शन ऐड हो गए। एक तो हमारी जो एक्चुअल में कॉस्ट आई जो कि हमने ऊपर कैलकुलेट कर रखी थी 6,12,500 की, इसमें प्लस कर ली जो हमारा टैक्स का आउटफ्लो था, तो इसे सॉल्व करके आपका आ गया 1,200 के प्लस 3,35,000। ठीक है, तो नेट आपका जो एनुअल कैश इनफ्लो आ गया वो आ गया 4,000 के का, तो आपका इनफ्लो था, इसमें से लेस कर दो आउटफ्लो टोटल, तो आपका नेट इनफ्लो आ गया 2,800 के माइनस 3,35,000। ये आपका क्या कि पर एनम हमें इतना मिलता रहेगा, जो नेट एनुअल आपका कॉस्ट आएगा।
ये आपकी नेट इनफ्लो होगा पर ईयर के हिसाब से। ठीक है, अब हमें इस इनफ्लो पे 15% का वो चाहिए था रिटर्न। अब हमें इस पे हमें 15% का रिटर्न चाहिए था। उसने बता रखा था कि अगर हमारा सेम इनफ्लो हो रहा है या सेम आउटफ्लो हो रहा है तो 1 रुपए की वैल्यू 2 रुपए 854 के बराबर थी। तो हमारा नेट जो आपका जो इनफ्लो हुआ, जो आपका इनफ्लो हुआ जो आपका हर साल बराबर होगा, तो उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। उसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली कि ये हमारा इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू आ गई इतनी 2800 के माइनस 3,35,000 इंटू 2 रुपए 854। अब जब प्रेजेंट वैल्यू आपकी ये आई, ये आपकी आ गई कि हमारी इतने परसेंट ये आपकी इंक्लूड करके आ गई कि ये हमें इस पर 15% का प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा किसके बराबर होना चाहिए? प्रेजेंट के इनफ्लो के बराबर, वो आउटफ्लो के बराबर, प्रेजेंट के आउटफ्लो के बराबर। तो इनिशियल आउटफ्लो आपका कितना है? 12,500, वो 12,50,000। तो इसे सॉल्व करके हमारा के की वैल्यू आ गई और यही हमें बतानी थी। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर समझा दे रहा हूँ, वैसे आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि आप सब एसएफएम करके आ चुके हैं। इसमें जो लाइन दे रखी थी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी मींस जो आज की वैल्यू ऑफ एन्युटी रिसीव और पेड इन अ स्टडी स्ट्रीम थ्रू आउट 4 ईयर। अगर एक जैसी आपकी 4 साल तक आती है इन अ फ्यूचर, अगर 1 रुपया आपका 4 साल तक बराबर आता है, पहले साल में 1 रुपया आया, दूसरे साल में 1 रुपया आया, तीसरे साल में हमारे पास 1 रुपया आया, चौथे साल में 1 रुपया आया, तो इसकी आज की वैल्यू आने से पहले वाली वैल्यू उसकी रहेगी। भले ही आपके जो 4 साल में 4 रुपए आए, लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी रहेगी? 2 रुपए 854। ठीक है, 2 रुपए 854। तो हमने क्या करा, हमने देखा कि हमें एक्चुअल में नेट एनुअल कैश फ्लो कितना आएगा, कैश इनफ्लो हमारे पास कितना होगा। तो वो हमने निकाल लिया कि 2800 के माइनस 3,35,000 आपका पर ईयर हमारा कैश इनफ्लो होगा। तो इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली कैसे? इसमें हमने इंटू कर दिया 2 रुपए 854 का। अब ये आपका जो आया, ये क्या इंक्लूड करके जो आपकी प्रॉफिट इंक्लूड कर गया, जो हमें 15% का प्रॉफिट चाहिए था वो इसमें इंक्लूड है। तो हमें जो चाहिए था वो इसमें इंक्लूड है, तो ये हमारा किसके बराबर आ गया? ये हमारा किसके बराबर आ गया? जो हमारी नेट आउटफ्लो हुआ इनिशियल, नेट इनिशियल आउटफ्लो हुआ, नेट इनफ्लो बराबर अगर हमारा नेट इनिशियल आउटफ्लो हुआ, तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमने 15% की अपनी वो कमा ली, उस पर प्रॉफिट 15% की इस पे हमने प्रॉफिट कमा ली। तो उसी को हमने देखते हुए प्रेजेंट में हमने इतना कमाया और प्रेजेंट में हमने इतना गवाया, तो उससे हमने निकाल लिया कि हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आनी चाहिए। ठीक है, और यही हमसे इसमें पूछा गया था। ठीक है, तो आज के लिए हम अपना इस वीडियो में इतने ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आए हो। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ठीक है, लाइक करिए वीडियो को, समझ में आया हो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जिससे कि आप जैसे आपको समझ में आया और लोगों को भी समझ में आ सके। और प्लीज सब्सक्राइब चैनल और प्रेस बेल आइकन, जिससे कि जैसे जैसे मैं आपको वीडियो डालता रहूं आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल सके और आप जल्दी से उस वीडियो को देख सकें और अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। ओके, हम विदा लेते हैं। आज का लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहता हूँ सक्षम एजुकेशन चैनल से जुड़ने के लिए। ओके, बाय बाय।